नमस्कार मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुधाम ऑफिशियल पर। एडुधाम ऑफिशियल पर एमपी टेट वर्ग 3 की हम लगातार क्लासेस आपको दे रहे हैं और जो सब्जेक्ट हमने लिया है वो सब्जेक्ट है सोशल साइंस। आज जिस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं वो टॉपिक है एनवायरनमेंट एंड डोमेन्स ऑफ द अर्थ। हमने लगातार ज्योग्राफी के कई टॉपिक्स को आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लास प्लस आपको एमसीक्यूज दिए हुए हैं, आप उन्हें लगातार देखते रहिए। आपके जो क्वेश्चंस हैं वो यहीं से आपके बन जाएंगे। आज जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं वो टॉपिक रहेगा पहले एनवायरनमेंट और फिर रहेगा डोमेन्स ऑफ द अर्थ। चलिए बिना किसी देरी के हम टॉपिक पर चलते हैं। सबसे पहला जो आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए कि डेफिनेशन ऑफ द एनवायरनमेंट, पर्यावरण की परिभाषा क्या है। तो एनवायरनमेंट की जो डेफिनेशन है वो देख लीजिए, एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस एंड अफेक्ट्स आवर लाइफ इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। हमारे चारों ओर की वह सभी चीज़ें जो हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं पर्यावरण कहलाती हैं। यानी कि यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है कि एनवायरनमेंट क्या होता है। हर वो चीज़, जैसे हम अपने आप को इमेजिन करें और उसके बाद अपने आसपास की सारी चीज़ों को इमेजिन करें कि हमारे आसपास क्या है, वो सारी चीज़ें तो हमारी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं, इसी को हम एनवायरनमेंट कहते हैं। ठीक है, इट इंक्लूड्स बोथ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड सराउंडिंग। और यहाँ पर नेचुरल और ह्यूमन मेड दोनों ही प्रकार की सराउंडिंग आपको देखने को मिलेंगी। इसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों परिवेश शामिल हैं। यानी कि कुछ ऐसी चीजें होंगी जो प्रकृति ने हमें दी है और कुछ ऐसी चीजें होंगी जो मानव निर्मित हैं, जिन्हें मानव ने बनाया है। जैसे अगर मैं मानव निर्मित की बात करूं तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं किसी मिसाइल की बात कर लीजिए, है ना, तो वो भी हमारे जीवन को प्रभावित कर रही है। प्राकृतिक बात करूं तो जो भी फॉरेस्ट है वो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आपके जो जीवन को प्रभावित कर रहे हैं उसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं। जो सेकंड कॉन्सेप्ट आपके इसमें आता है वो रहेगा कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। क्या रहेगा? कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि पर्यावरण के घटक क्या क्या हैं, किन किन चीज़ों पर पर्यावरण को हम किन किन चीज़ों में समझ सकते हैं। तो यहाँ आपको एक फिगर दिख रहा है, आप इसे समझिए। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, तीन तरीके के कंपोनेंट आपको देखने को मिलेंगे। एक तो नेचुरल एनवायरनमेंट, दूसरा ह्यूमन मेड और तीसरा ह्यूमन एनवायरनमेंट। ठीक है, यानी कि पहला आपको मिलेगा नेचुरल एनवायरनमेंट, दूसरा मिलेगा ह्यूमन मेड और तीसरा मिलेगा ह्यूमन। अब आप देखिए जरा कि नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या क्या आता है। नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर आपका आएगा लैंड, लिविंग थिंग्स, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और यहाँ पर वाटर, हाइड्रोस्फीयर। ये सारी चीजें आपको नेचुरल एनवायरनमेंट में देखने को मिलेंगी, जो आपको प्रकृति से मिली है। कहाँ से मिली है? जो आपको प्रकृति से मिली है। दूसरा यहाँ पर देखिए ह्यूमन मेड की बात करते हैं, तो ह्यूमन मेड से आपको मतलब समझ में भी आ रहा होगा जो मानव निर्मित हैं, यानी कि बिल्डिंग्स जो है वो मानव निर्मित हैं, ब्रिज मानव निर्मित है, ये पार्क्स मानव निर्मित है, रोड मानव निर्मित है, इंडस्ट्रीज मानव निर्मित है। ठीक है, ये मॉन्यूमेंट्स, यानी कि जितनी भी चीजें ह्यूमंस ने बनाई है वो सारी कंपोनेंट्स आएंगे आपके ह्यूमन मेड में। किस में आएंगे? ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स में। तीसरा एक पॉइंट और आता है ह्यूमन एनवायरनमेंट। आप इन दोनों में थोड़ा सा कंपेयर कीजिएगा, एक तो है ह्यूमन एनवायरनमेंट और एक है ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में मैं कहूँगा कि जो चीज़ें मानव के द्वारा बनाई गई उनकी बात कर रहे हैं, और ह्यूमन एनवायरनमेंट में हम ऐसे समझ सकते हैं कि हम प्रॉपर ह्यूमन की ही बात कर रहे हैं, जैसे कि इंडिविजुअली किसी व्यक्ति की बात कर रहे हो, फैमिली की बात कर रहे हो, किसी कम्युनिटी की बात कर रहे हो, किसी धर्म की बात कर रहे हो, किसी एजुकेशन की बात कर रहे हो, इकोनॉमिक की बात कर रहे हो या पॉलिटिकल सिचुएशन की बात कर रहे हो। यानी कि ह्यूमन एनवायरनमेंट में आपको ये देखना पड़ेगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं और उस पर हमारा जीवन या उस पर किसी का जीवन कैसे प्रभावित हो रहा है, तो वो चीज़ हमारी ह्यूमन एनवायरनमेंट में आएगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, इनको थोड़ा सा संक्षेप में समझते हैं। पहला पॉइंट है आपका नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी कि प्राकृतिक पर्यावरण। कंपोज्ड ऑफ फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एलिमेंट्स प्रेजेंट नेचुरली, यह प्राकृतिक रूप से मौजूद भौतिक और जैविक तत्वों से मिलकर बना है। ये प्राकृतिक रूप से मौजूद भौतिक और जैविक दोनों ही चीजों से मिलकर ये बना हुआ है। यानी कि आपसे ये कह सकते हैं कि नेचुरल एनवायरनमेंट बायोलॉजिकली और फिजिकली दोनों चीजों को मिलाकर बनाया गया है। और इसका जो आपको सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैंने भी आपको बताया, इसका एग्जाम्पल है लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स। ये सारी चीज़ें आपकी क्या है? नेचुरल है। क्या है? ये सारी चीज़ें नेचुरल है। अगर आप देखेंगे
तो यहाँ पर बायोलॉजिकली सारी चीज़ों का बायोलॉजी में यूज़ होता है, ठीक है ना। सारी चीज़ें बायोलॉजिकली भी यूज़ हो रही हैं और फिजिकली भी यूज़ होती है ना। ज़मीन का हम चलने के यूज़ कर रहे हैं, पानी को पीने के लिए यूज़ कर रहे हैं, एयर से हमारी प्राणवायु आती है ना। वनस्पति हमारी ज़रूरतें पूरी करती हैं, मेडिसिन पूरी करती हैं। तो ये सब क्या है, ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, ठीक है ना। ये सब प्राकृतिक पर्यावरण की चीज़ें हैं। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट हमारा आता है वो आएगा ह्यूमन एनवायरनमेंट। यानी कि ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या है, ह्यूमन एनवायरनमेंट में यानी कि मानव पर्यावरण में आप समझेंगे क्रिएटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, यानी कि वो चीजें जो मानव के द्वारा बनाई गई हो, मानव क्रियाओं द्वारा निर्मित हो, ठीक है। इसमें एग्जांपल आप देख लीजिए, अभी मैंने बताया भी था, बिल्डिंग्स, पार्क्स, रोड्स, इंडस्ट्रीज। तो आपसे कोई क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा तो इस तरीके से आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट फ्रॉम ह्यूमन एनवायरनमेंट, या ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, या फिर फिजिकल एनवायरनमेंट, इनमें से कौन सा इसमें शामिल नहीं है। तो आपको नहीं वाला ज्यादातर क्वेश्चन आएगा, नोट जरूर लिखा होगा, NOT, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। कई बार क्या होता है कि इस पर हमारा ध्यान नहीं जाता और हम जैसी पहला ऑप्शन देखते हैं टिक कर देते हैं, तो वो गलती ना करें, ठीक है। ये एग्जांपल्स थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करें। और अगला हमारा ह्यूमन नेचुरल इंटरेक्शन, जो मैंने अभी आपको बताया था कि मानव निर्मित चीजें, यानी कि ह्यूमन मॉडिफाइड नेचर टू फुलफिल देयर नीड्स, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो प्रकृति में मानव बदलाव कर देता है, उन्हें हम कहते हैं ह्यूमन नेचुरल इंटरेक्शन। और इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि उसने जंगलों को काट दिया अपने एग्रीकल्चर को बनाने के लिए, है ना, अपनी एग्रीकल्चरल भूमि को बनाने के लिए, कृषि के लिए वनों की कटाई कर दी, ठीक है। तो ये आपका हमने कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट देख लिया है, ठीक है। अगला जो टॉपिक आएगा वो आएगा डोमेन्स ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट, या डोमेन्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। डोमेन्स ऑफ द अर्थ, यहां पर हम अर्थ भी कह सकते हैं, डोमेन्स ऑफ द अर्थ, ठीक है, अर्थ ही होगा। चलिए, तो यहां पर डोमेन्स ऑफ द अर्थ देखें जरा। डोमेन्स ऑफ द अर्थ का ये आप पहले एक फिगर देख लीजिए। मैंने यहाँ पर आपको एटमॉस्फेयर ये बना के दिखाया है, एटमॉस्फेयर, ये आपको हाइड्रोस्फीयर बना के दिखाया है, और इसके बाद नीचे आएंगे तो ये आपको लिथोस्फीयर बना के दिखाया है, ये वाला, ये लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और ये एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब तीनों के मिलन से जो चीज बन के आई वो आई बायोस्फीयर, ठीक है। तो डोमेन्स कितनी है वो आप समझिए कि डोमेन्स, अर्थ की डोमेन्स है 4, कितनी है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, आगे आपका एटमॉस्फेयर, और एक है आपका बायोस्फीयर, जो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है। चारों चीजों को हम एक बार देख लेते हैं। लिथोस्फीयर का मतलब होता है स्थल मंडल, यानी कि जमीनी क्षेत्र की यहां पर हम बात करेंगे। तो द सॉलिड क्रस्ट ऑफ द अर्थ इंक्लूड लैंड फॉर्म्स एंड सॉइल, यानी कि वो सॉलिड क्रस्ट, वो ठोस पपड़ी, पृथ्वी की ठोस पपड़ी जिसमें स्थल रूप और मिट्टी शामिल है। हम अपनी जमीनों को देखते हैं तो जमीन जैसे जो हमें दिखाई दे रही है वो जमीन के ऊपर सॉइल है, क्या है, सॉइल। जब इस सॉइल को हम पूरी तरीके से हटा देंगे, पूरी तरीके से सॉइल को हटा देंगे, तो हमें उसकी एक लेयर मिलेगी। कौन सी लेयर रहेगी वो, क्रस्ट। कौन सी रहेगी, क्रस्ट, ठीक है ना। वही लैंड फॉर्म्स है, वही क्या है, लैंड फॉर्म्स है। तो लैंड फॉर्म्स और सॉइल के कॉम्बिनेशन से जो स्थल बनता है, जो स्थल मंडल बनता है, उसे हम क्रस्ट कहेंगे, सॉलिड क्रस्ट, ठीक है ना। तो पृथ्वी की ठोस पपड़ी जिसमें स्थल रूप और मिट्टी शामिल है उसे हम लिथोस्फीयर कहते हैं। क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। दूसरा देखिए, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल क्या होता है, तो लेयर्स ऑफ द गैसेस सराउंडिंग द अर्थ, यानी कि गैसेस की वो लेयर जो अर्थ को सराउंड करे, पृथ्वी को घेरे हुए गैसेस की परत। आपने देखा होगा एटमॉस्फेयर के चारों तरफ आपको गैस मिलेगी, क्या मिलेगी, चारों तरफ आपको गैस मिलेगी, है ना। हम कई बार कहते भी हैं कि हमारी पृथ्वी पर नाइट्रोजन की जो वो है परसेंटेज 78% है, ऑक्सीजन की परसेंटेज 21% है ना। अदर गैसेस की थोड़ी कम है, ये दो गैसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको ये पता कैसे चलता है, पता चलता है आपको एटमॉस्फेयर के बारे में जब हम पढ़ते हैं, वायुमंडल के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर में आपको पता चलता है कि एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर्स हैं, ठीक है ना, और कहाँ कहाँ लेयर्स हैं और कितनी गैसेस इसमें पाई जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट गैसेज आप देख लीजिए एक बार, ये इंपॉर्टेंट गैसेज है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। मुख्य गैसें कौन कौन सी हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा पॉइंट हम देखेंगे हाइड्रोस्फीयर। क्या देखेंगे, हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल। जलमंडल में वो सारी वाटर बॉडी आ जाती हैं जहां पर आपको पानी मिलता है, यानी कि ओशियन, रिवर्स,
लेक्स, ग्राउंड वाटर। यानी कि आपको जहां भी पानी दिख जाए पृथ्वी पर, वो सारी चीजें आपकी हाइड्रोस्फीयर जल मंडल के अंदर आती हैं। सभी जल निकाय, महासागर, नदियां, झीलें और भूजल, ये सारी चीजें आपकी हाइड्रोस्फीयर में आती हैं। चलिए चौथे केस पर आइए। चौथा केस आपका बायोस्फीयर। क्या है? बायोस्फीयर यानी कि जीव मंडल, जोन ऑफ लाइफ वेयर लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर इंटरेक्ट। यानी कि वो जगह जहां पर लिथोस्फीयर भी हो, एटमॉस्फेयर भी हो और हाइड्रोस्फीयर भी हो, उसे हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। उसे क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। जीवन का वह क्षेत्र जहां स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल परस्पर क्रिया करते हैं, परस्पर मिलते हैं, उसे हम कहते हैं जीव मंडल। क्या कहते हैं? जीव मंडल। इसके लिए मैं आपको एक फिगर जरूर समझाना चाहूंगा यहाँ पर। अब आप देखिए, आपने तीनों चारों चीजों को पढ़ लिया है। यहाँ देखिए, ये मैंने ले लिया एक लिथोस्फीयर। क्या ले लिया? मान लीजिए ये जो जमीन है, ये जो जगह है वो लिथोस्फीयर की है। सेकंड मैंने आपकी ले ली यहाँ पर हाइड्रोस्फीयर। क्या ले ली? हाइड्रोस्फीयर। और एक और मैंने ले ली यहाँ पर एटमॉस्फेयर की। क्या ले ली? एटमॉस्फेयर। ठीक है। अब तीनों, अब से क्या कह रहा है? बायोस्फीयर वो जगह है जहां पर, वो जोन ऑफ लाइफ है जहां पर तीनों का इंटरेक्शन है। मुझे बताइए, तीनों का इंटरेक्शन आपको कहाँ दिखाई देगा? देखिए आप, ये लिथोस्फीयर है, ये हाइड्रोस्फीयर है, ये एटमॉस्फेयर। तो आप इस वाली जगह को देखिए जरा, मैं इसको थोड़ा सा भर देता हूँ, है ना। इस वाली जगह को आप देखिए, मैं इसको अलग कलर से भर देता हूँ, अगर आप कहें तो रेड, रेड कलर ले लेता हूँ, है ना। आप इस वाली जगह को देखिए बस। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा? आप देखिए जरा, दिख गया ना। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि इस एटमॉस्फेयर का थोड़ा सा पार्ट इसमें दिखाई दे रहा है, लिथोस्फीयर का थोड़ा सा पार्ट इसमें है, वो हाइड्रोस्फीयर का इसमें है। यानी कि ये जो रेड कलर का जो पोर्शन है, ये कहलाएगा आपका बायोस्फीयर। क्या कहलाएगा? ये आपका बायोस्फीयर कहलाएगा, जहां पर प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बींग्स, सारी चीजें एक साथ रहती हैं, जिसे हम कहते हैं जीव मंडल। क्या कहते हैं? जीव मंडल। यानी कि यहाँ पर जीवन सुनिश्चित है, यहाँ पर जीवन आपका सुनिश्चित है कि जीवन मिलेगा ही मिलेगा आपको, है ना। ठीक है। तो ये आपका पूरा बायोस्फीयर का भी हो गया। चलिए एक टॉपिक और देख लीजिए यहाँ पर, इकोसिस्टम। व्हाट इज इकोसिस्टम पूछा जा सकता है। तो एन इकोसिस्टम इज द सिस्टम, देखिए जरा, एन इकोसिस्टम इज अ सिस्टम formed by interaction of all living things, living organism with each other and with their physical environment। कह रहा है कि परतंत्र जीवों और उनके भौतिक पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया से बना तंत्र है। परतंत्र क्या है? परतंत्र जीव, जितने भी जीव हमारे हैं, और उनके जो भौतिक पर्यावरण है, उनका जो भौतिक पर्यावरण है, उनके बीच में जो क्रिया होती है, उसके सिस्टम से बना हुआ तंत्र है, उसके सिस्टम से बना हुआ तंत्र है। यानी कि एन इकोसिस्टम जो सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम है इकोसिस्टम जो कि इंटरेक्शन से बना है लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके फिजिकल एनवायरनमेंट से। यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो जिस फिजिकल एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, उनका जो इंटरेक्शन हो रहा है, इससे एक क्या बनता है? इकोसिस्टम बनता है। क्या बनता है? इकोसिस्टम। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि जलीय जीव होते हैं, जितने भी जलीय जीव हैं, उनका अपना एक एनवायरनमेंट है, अपनी एक फिजिकल, क्या है? फिजिकल एनवायरनमेंट है उनका। ठीक है ना। रहने के लिए ना पानी चाहिए ही चाहिए। जितनी भी मछलियां हैं, बड़ी मछलियां, छोटी मछलियां, है ना, इनको रहने के लिए पानी चाहिए। तो इनका एक फिजिकल एनवायरनमेंट बन गया। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनको वहीं रहना अच्छा लगता है। तो क्योंकि इनकी ज़रूरत है वो, है ना, इनकी ज़रूरत है, तो उन्होंने अपना एक इकोसिस्टम बना लिया है कि हम जो है, हमारा एक इकोसिस्टम है, हम यहीं रहेंगे। अब मछलियाँ क्या करती हैं? छोटी मछलियाँ जो होती हैं, वो बड़ी मछलियाँ उनको खा जाती हैं, मध्यम, और मध्यम मछलियों को बड़ी मछलियाँ खा जाती हैं। तो एक इकोसिस्टम का सिस्टम चलता रहता है, तो उनका इकोसिस्टम बना रहेगा, है ना। तो इसे कहते हैं इकोसिस्टम। चलिए यहाँ पर देखिए, बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको पूछा भी जाता है कई बार कि जीवित घटक क्या होते हैं और निर्जीव घटक क्या होते हैं। तो जितने भी जीवित घटक, यानी कि जीवित घटक में आपको समझ में आ जाएगा जिनमें जीवन है, जो जीवित घटक यानी कि बायोटिक कंपोनेंट, और जो भी निर्जीव है, जिनमें जीवन नहीं है, वो अबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है। अबायोटिक के एग्जाम्पल आप देख लीजिए, सॉइल, वाटर, एयर और सनलाइट। ठीक है। यहाँ पर बायोटिक के एग्जाम्पल देख लीजिए, प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस, इन सब में क्या है? प्राणवायु है। ठीक है ना। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, पॉन्ड इकोसिस्टम यानी कि तालाब का परितंत्र, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया, वही एग्जाम्पल है। और दूसरा आप देखिए, फॉरेस्ट का इकोसिस्टम, वन का परितंत्र, यही वन का भी परितंत्र है। बड़े पेड़, छोटे पेड़ और मध्यम पेड़, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे आपको फॉरेस्ट में भी मिलेंगे, तो आपको वो भी एक इकोसिस्टम बना कर देंगे, है ना।
अगला टॉपिक देखिए, ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन। क्या है? ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, यानी कि मानव और पर्यावरण की अंतःक्रिया कैसे होती है, मानव और पर्यावरण एक दूसरे से कैसे निर्भर करते हैं, कैसे ये काम करते हैं। तो एंशियंट टाइम पर ह्यूमन डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन नेचर। आपको पता है कि पुराने समय में जो ह्यूमंस है वो कंप्लीटली नेचर पर डिपेंड करता था। प्राचीन काल में मानव पूरी तरह प्रकृति पर ही डिपेंड करता था। फल फूल लेने हैं, पेड़ पौधों पर डिपेंड है। ठीक है, लकड़ी घर बनाने के लिए लेनी है तो पेड़ पौधों पर डिपेंड है। हर चीज के लिए पेड़ पौधों पर ही डिपेंड है। ठीक है ना। तो विद द डेवलपमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी के बढ़ने से ह्यूमन बिगेन टू चेंज द एनवायरनमेंट, और इसके बढ़ने से ह्यूमन ने क्या किया, इस पर्यावरण में परिवर्तन करना शुरू कर दिया। विज्ञान और तकनीकी के विकास से विकास के साथ मानव ने पर्यावरण में परिवर्तन करना शुरू कर दिया। ठीक है। टुडे बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन इज ग्लोबल चैलेंज। आज हम बात करें तो विकास और संरक्षण में इसमें एक संतुलन बनाना वैश्विक चुनौती हो गया है। अब आप ये देख सकते हैं कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पेड़ों की कटाई है ना, मिट्टी का खराब हो जाना, मिट्टी का उखड़ना, ठीक है, इरोजन, ये सारी चीज़ें अब क्यों पैदा हो रही हैं? क्योंकि जितनी भी टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, उससे ह्यूमन ने क्या किया है, इन्वायरमेंट को चेंज करना शुरू कर दिया है। जबकि ये कहा जाता है कि प्रकृति से आपने अगर छेड़छाड़ की तो प्रकृति आपके साथ बहुत खतरनाक छेड़छाड़ कर सकती है ना। तो इसलिए अब ये एक ग्लोबल चैलेंज बन गया है कि आप इस डेवलपमेंट और कंजर्वेशन को कैसे संभालेंगे, यानी कि संरक्षण कैसे करेंगे। अब आप मान लीजिए पेड़ों की बात ले लीजिए, तो पेड़ों का संरक्षण कैसे करेंगे? या तो आप पेड़ काट कर अपना जीवन बसर कर सकते हैं, वहां पर एग्रीकल्चर की चीजों को उगा सकते हैं, या फिर पेड़ों को बचाकर अपने एनवायरनमेंट और अपने इकोसिस्टम को बचा सकते हैं। तो आपको डेवलपमेंट करना ही है ना। अब क्या हो रहा है, जमीनें नहीं बची हैं कहीं पर भी, तो लोग क्या करते हैं, जो जितने भी अपने फॉरेस्ट है, इनको काट कर बिल्कुल सपाट जमीन करके और वहां अपनी बिल्डिंग्स बनाना चालू कर देते हैं। तो या तो डेवलपमेंट कर लो या फिर कंजर्वेशन कर लो, एक ही काम होता है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स एंड कंजर्वेशंस, यानी कि पर्यावरण में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उनको संरक्षण करने के क्या क्या तौर तरीके हो सकते हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है पॉल्यूशन। क्या आ रही है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है इन्वायरमेंट में आपको प्रदूषण, है ना। एयर पोल्यूशन, जिसमें आपको एयर पोल्यूशन देखने को मिलेगा, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन और नॉइस पोल्यूशन। ये चार तरीके के पोल्यूशन आपको जरूर पढ़ने हैं, है ना। ये चार तरीके के पोल्यूशन क्या क्या प्रॉब्लम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। एयर पोल्यूशन में आप देखेंगे कि जितनी भी गैसेज हैं वो आपको हानिकारक गैसेज आपके लिए बिल्कुल हवा में इतनी ज़्यादा पैदा हो गई हैं जो आपको परेशान करती हैं। वाटर में आप देखेंगे कॉन्टामिनेटेड वाटर आपको मिल रहा है आजकल, है ना, दूषित पानी जो मिल रहा है। सॉइल में भी आप देखेंगे फर्टिलिटी बहुत डाउन हो चुकी है। नॉइस पोल्यूशन, ये इन्वायरमेंट में इतना ज़्यादा हो गया है कि नॉइस की वजह से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना। और क्या क्या प्रॉब्लम है? डिफॉरेस्टेशन की प्रॉब्लम है, वनों की जो कटाई है वो आजकल बहुत ज़्यादा होने लगी है ना। वनों की कटाई, ओवर पॉपुलेशन एक सबसे बड़ी समस्या बन गई है ना। ओवर पॉपुलेशन भी एक सबसे बड़ी समस्या बन गई है, जनसंख्या वृद्धि। और इसी के साथ जो सबसे बड़ी समस्या है वो समस्या है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन पर तो अलग अलग तरीके की मीटिंग्स भी हो चुकी हैं, जिन्हें हम कोप बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ मीटिंग्स जो होती हैं उनको भी हम कई बार COP26, है ना। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जलवायु परिवर्तन, है ना। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स है। अच्छा, इनके कंजर्वेशन क्या क्या है, बचाव कैसे कर सकते हैं, संरक्षण क्या है? तो एफोरेस्टेशन कीजिए, आप वनारोपण कीजिए, वृक्ष लगाइए, जितना हो सके वृक्ष लगाइए। वाटर कंजर्वेशन कीजिए, पानी को बचा कर रखिए, जल संरक्षण कीजिए। ठीक है। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, कम करना, पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण, यानी कि इसको हम 3R बोलते हैं। 3R का उपयोग कीजिए, चीज़ों को रिड्यूस कीजिए, ठीक है, रीयूज कीजिए और रिसाइकिल कीजिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप कर सकते हैं। सतत विकास को आप जो है अपना सकते हैं। सतत विकास क्या होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि सतत विकास क्या होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। सतत विकास का मतलब है जितने भी रिसोर्सेज आपको मिलते हैं, जितने भी रिसोर्सेज आपको नेचर से मिल रहे हैं, उन रिसोर्सेज का एक बैलेंस तरीके से यूज करना और फिर उनको फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा कर रखना, ये आपको क्या कहलाएगा? ये आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है। चलिए यहीं तक आपका आज चैप्टर था, इसमें इतना ही है। समरी एक बार देख लीजिए, आपको फटाफट आपको रिवाइज करा देते हैं। एनवायरनमेंट की जब बात करते हैं तो नेचुरल और ह्यूमन सराउंडिंग दोनों को हम शामिल करते हैं, तो हम बोलते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट और ह्यूमन एनवायरनमेंट। पर्यावरण की बात करते हैं तो प्राकृतिक और मानव परिवेश दोनों ही इसमें शामिल हैं।
नेचुरल जो डोमेन्स हैं उसमें आपको लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर सारी पढ़नी होती है। ठीक है, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर। प्राकृतिक क्षेत्र में स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जीवमंडल। ठीक है, इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया कि इकोसिस्टम क्या होता है, इंटरेक्शन ऑफ लिविंग बींग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि फिजिकल जो कंपोनेंट्स हैं उनके बीच में और लिविंग बींग्स के बीच में परस्पर संबंध को इकोसिस्टम कहते हैं। कंजर्वेशन इज नेसेसरी टू मेंटेन बैलेंस, यानी कि संतुलन बनाए रखने के लिए संरक्षण आवश्यक है, संरक्षण करना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, किसी भी चीज का संरक्षण हो, संरक्षण बेहद आवश्यक है और इसी से हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहेगा। ठीक है ना, इसी के साथ ये स्लाइड एंड होती है। आपको एमसीक्यूज मिलने वाले होंगे इसके, तो आज या कल में आपको इसके एमसीक्यूज भी मिल जाएंगे, ज़रूर फॉलो कीजिए। आपको एमसीक्यूज लगाने ही हैं, बिना एमसीक्यूज के आपका कुछ भी नहीं हो पाएगा, है ना। आप इस थ्योरी को एक बार पढ़िए और एमसीक्यूज कम से कम 2-3 बार लगाइए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।